बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज में मौजूद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बहुत ही इजी आंसर पेश कर रहा हूँ, जिनको ना सिर्फ लर्न करना और अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है, बल्कि आप उनकी मदद से एग्ज़ाम में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज, Why is the अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन? क्वेश्चन है कि अर्थ वो सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स उनका टेम्परेचर सेम हो, या दोनों ऑब्जेक्ट वो सेम रेट के साथ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहे हों। Two objects are said to be in thermal equilibrium if they are at the same temperature or they are absorbing and emitting the heat at the same rate. अब क्योंकि अर्थ और सन उनका टेम्परेचर सेम नहीं है, लिहाजा अर्थ सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्योंकि सन की सरफेस का टेम्परेचर वो तकरीबन 6000 केल्विन के करीब है, जबकि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है। लिहाजा अर्थ सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यही लिखा है, अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन एज इट्स टेम्परेचर इज फार लेस देन टेम्परेचर ऑफ सन विच इज अबाउट 6000 केल्विन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसकी रीजंस क्या हैं वो हमने अब लिखी हैं। पहली रीजन ये है कि अर्थ इज फार अवे and much smaller in size than sun. Therefore, it receives very small amount of the total energy radiated by the sun. पहली रीज़न ये लिखी है कि अर्थ का जो साइज है वो सन के मुकाबले में बहुत छोटा है, और दूसरा अर्थ सन से बहुत दूर है, इसलिए जो सन ने एनर्जी एमिट करनी है, टोटल एनर्जी जो सन एमिट करता है उसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा वो अर्थ तक पहुंचता है। इसके दूर होने की वजह से और इसके सन के मुकाबले में साइज में बहुत छोटा होने की वजह से। दूसरी रीज़न वो हम लिखते हैं, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी अबाउट 30% कमिंग फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। दूसरी रीज़न ये लिखी है कि सन से जो एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है वो सारी की सारी अर्थ की सरफेस पे अब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि उसका 30% वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसमें क्लाउड्स और बाकी एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज हैं उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि कुछ हिस्सा जो कि तकरीबन 20% है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है, और बाकी 50% रिमेनिंग 50% वो ही सिर्फ अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है। थर्ड रीज़न, अर्थ एंड सन टुगेदर इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरी रीज़न हमने ये लिखी है कि अर्थ और सन ये मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना रहे, यानी ऐसा नहीं है कि सन से आने वाली सारी की सारी जो एनर्जी है वो अर्थ तक की पहुंचती हो। ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। सन से एमिट होने वाली एनर्जी वो सारी की सारी अर्थ तक नहीं पहुंचती, बल्कि सन की एमिट की जाने वाली एनर्जी वो सोलर सिस्टम में अदर पार्ट्स की तरफ भी जाती है। क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए भी अर्थ सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। और बिलफर्ज अगर हम कंसीडर कर भी लें कि अर्थ और सन ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तब भी अर्थ को सन के साथ इक्विलिब्रियम में आने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स दरकार होंगे। तो यही हमने लिखा है, इवन इफ दे वुड हैव बीन सराउंडेड बाय अ बैरियर इम्पेनिट्रेबल टू एनर्जी, इट वुड रिक्वायर बिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच दैम इनटू थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमने ये रीज़न लिखी हैं, 3-4 रीज़न लिखी हैं जिसकी वजह से अर्थ सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहली रीज़न हमने ये लिखी है कि अर्थ का साइज बहुत छोटा है और ये सन से बहुत दूर है, इसलिए सारी की सारी एनर्जी जो सन एमिट करता है वो इस तक नहीं पहुंचती। दूसरा, अर्थ तक जो एनर्जी पहुंचती है वो सारी की सारी अर्थ तक के सरफेस में अब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि उसका 30% वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और 20% एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब होता है, और बाकी जो एनर्जी है वही अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है। और लास्ट रीज़न ये है कि अर्थ और सन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट इज हीटेड, व्हाई डज नॉट द मटेरियल अराउंड द होल एक्सपैंड इनटू द होल एंड मेक इट स्मॉलर। क्वेश्चन है, जब एक ब्लॉक जिसमें एक होल भी मौजूद हो उसे हीट किया जाए,
तो क्यों ऐसा नहीं होता कि होल के इर्द गिर्द का मटेरियल एक्सपेंड होके और होल को छोटा बना दे? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स को हीट किया जाए तो ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड करते हैं, उनकी लेंथ, विड्थ, उनका वॉल्यूम वो इंक्रीज़ होता है। और अगर उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाए, उन्हें कूल किया जाए, तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। अब कहा गया कि एक ब्लॉक है जिसके सेंटर में एक होल मौजूद है, तो जब इसको हीट करते हैं तो इसके सेंटर में इस होल के इर्द गिर्द का जो मटेरियल है ये एक्सपेंड होके और इस होल को छोटा क्यों नहीं कर देता? ऐसा क्यों नहीं होता कि ये होल, इसका डायामीटर, इसका रेडियस वो छोटा हो जाए? क्योंकि मटेरियल, इसके इर्द गिर्द का मटेरियल एक्सपेंड हो रहा है। और ये होता ये है एक्चुअली कि ये होल ये भी एक्सपेंड करता है, इसका डायामीटर भी इंक्रीज़ होता है। इसकी वजह पूछी गई है। रीज़न ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को हीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ये एक्सपेंड होते हैं। कैसे एक्सपेंड होते हैं? हीट करने की वजह से एटम्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम किसी एक डायरेक्शन में तो इंक्रीज़ हो रहा हो और किसी दूसरी डायरेक्शन में वो डिक्रीज़ हो रहा हो। ये एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है, हर डायरेक्शन में ये एक जैसी होती है। इसी वजह से ये होल भी एक्सपेंड ही करता है और ये होल छोटा नहीं होता। यही आंसर हमने लिखा है। व्हेन अ ब्लॉक इज हीटेड इट एक्सपेंड्स बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस। As volumetric expansion of the block is uniform in all directions, so hole inside the block also expands. ये तो हमने इसका आंसर लिखा है, लेकिन अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप कंसीडर कर लें कि इस ब्लॉक के ऊपर ये सॉलिड ब्लॉक है जो कि आपको एक प्लेट की शक्ल में नज़र आ रहा है, और आप उसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं, उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये सॉलिड ब्लॉक और उसके ऊपर आपने सर्कल जो ड्रॉ किया है, अब अगर इस ब्लॉक को हीट किया जाएगा तो क्योंकि ब्लॉक ने हीट अप होने के बाद एक्सपेंड होना है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो आप देखेंगे कि इस सर्कल का डायामीटर ये भी इंक्रीज होगा, यानी ये सर्कल भी एक्सपेंड होता है क्योंकि एटम्स के दरमियान डिस्टेंस ने बढ़ना है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो सर्कल था, यहाँ से हम इस प्लेट को, ये इस ब्लॉक को काट देते हैं ताकि एक डिस्क बन जाए, जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं। अब अगर डिस्क ये वहीं रहे, यानी अभी हमने उस डिस्क को, जो सर्कल को हमने काटा था, वो डिस्क उसके अंदर ही है, हमने उसको बाहर निकाला नहीं है। अब भी अगर आप इस ब्लॉक को हीट करते हैं तो क्या होना चाहिए? क्या ये डिस्क छोटी होगी या ये भी उसके साथ एक्सपेंड करेगी? यकीनन ब्लॉक ने एक्सपेंड होना है तो इसके अंदर जो सर्कल की फॉर्म में हमने इस को काटा हुआ है वो भी एक्सपेंड करेगा। और अगर हम सेंटर से इस डिस्क को बाहर निकाल देते हैं ताकि इस ब्लॉक के अंदर आपको एक सर्कुलर होल नज़र आए, तब भी यही होगा, इसको हीट करने से इसने एक्सपेंड ही होना है। तो यही आंसर हमने लिखा है। टू अंडरस्टैंड इट, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑन इट्स सरफेस। बाय हीटिंग द ब्लॉक इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज and diameter of hole also increases. Similarly, if we cut a circular plate through the block instead of only drawing the circle on its surface, then diameter of the circular cut will increase on heating, whether it is inside the block or removed from the block. Thus, hole expands because all the atoms are linked together and distance between them increases uniformly on heating. तो ये आंसर लिखा है कि होल एक्सपेंड इसलिए करता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, और जब हीट किया जाता है तो वो यूनिफॉर्म हीटिंग की वजह से उनके दरमियान डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ द एयर और द सन और समथिंग एल्स? क्वेश्चन है कि एक थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में रखा गया है, विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ एयर, क्या ये एयर का टेम्परेचर रीड करेगा, और द सन या सन का टेम्परेचर रीड करेगा, और ऑफ समथिंग एल्स या किसी और चीज़ का टेम्परेचर रीड करेगा। स्टूडेंट्स, जब एक थर्मामीटर को कुछ देर के लिए सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में आप रख देते हैं, लटका देते हैं, तो वो ना तो सन का टेम्परेचर रीड करेगा, ना ही वो एयर का टेम्परेचर, बल्कि वो अपना टेम्परेचर रीड करता है।
सिंपल आंसर यही लिखा जा सकता है, द थर्मामीटर नीदर रीड्स द टेम्परेचर ऑफ द सन नॉर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, however it will read temperature of thermometer itself or liquid which is mercury or alcohol in it, which absorb the heat from sunlight and surroundings and expands in its tube. तो आंसर हमने ये लिख दिया है कि ये सन का टेम्परेचर रीड नहीं करता। आप जानते हैं कि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो सन अर्थ से बहुत दूर है, तो ये थर्मामीटर सन का टेम्परेचर तो रीड नहीं कर रहा। तो अमूमन ये सोचा जाता है कि ये इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एयर है, शायद ये थर्मामीटर उसका टेम्परेचर रीड कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बल्कि थर्मामीटर अपने बल्ब का यानी उसके अंदर मौजूद मरकरी या अल्कोहल का टेम्परेचर रीड कर रहा होता है। अब ये कैसे मुमकिन है, इसको समझाने के लिए आप कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो थर्मामीटर हैं, दोनों एक जैसे थर्मामीटर हैं और दोनों को हम इकट्ठा सनलाइट के साथ एक्सपोज करते हैं, उसको सनलाइट में लटका देते हैं और फ़ौरन ही एक थर्मामीटर उसके ऊपर हम कार्डबोर्ड से सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। दोनों बाहर मौजूद हैं, एक की सनलाइट को हमने ब्लॉक कर दिया और दूसरा जो है वो शेड में है, एक सनलाइट में है। कुछ देर के बाद, फॉर एग्जांपल आप 15 to 20 मिनट्स के बाद दोबारा दोनों की रीडिंग नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में थर्मामीटर मौजूद है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो कि शेड में है, जो जिसके ऊपर आपने कार्डबोर्ड से साया कर दिया है, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है, उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर तो ये दोनों एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे होते, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे होते, तो फिर तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम इनको रीड करना चाहिए था, क्योंकि दोनों के लिए एयर सेम है। लेकिन जो शेड में मौजूद है उसका टेम्परेचर कम है। इसका मतलब ये है कि जिस थर्मामीटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उसने दोनों तरह से हीट एब्जॉर्ब की है, रेडिएशन से भी यानी सनलाइट से भी और साथ साथ एयर से भी हीट एब्जॉर्ब की है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। उसके मरकरी या अल्कोहल जो उसके अंदर मौजूद है उसका जो टेम्परेचर रीड कर रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हमने यही लिखा है, टू एक्सप्लेन द अबव फैक्ट टेक 2 thermometers and put both in direct sunlight. Immediately block the light from the sun by holding a piece of cardboard about 2 feet above one of them. Comparison of their reading after some time indicates that temperature of the thermometer in direct sunlight is higher. Thus, it is not measuring the temperature of air because it is not in thermal equilibrium with air but also absorbing heat from sunlight by radiation. Next question, question number 4. The pressure in a gas cylinder containing hydrogen will leak more quickly than if it is containing oxygen. Why? क्वेश्चन है कि अगर एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस मौजूद हो तो लीक हो जाने की सूरत में इसका प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ होगा बनिस्बत अगर इसमें ऑक्सीजन हो। इसकी क्या रीज़न है, वाई? तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के मुकाबले में इसलिए जल्दी लीक हो जाती है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास और साइज ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत कम है। क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रीज़न हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ of diffusion, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its molecular mass and density. That is, R inversely proportional to square root m. Molecular mass and density of hydrogen is much smaller than that of oxygen, so its pressure in a cylinder will leak more quickly. तो पहली रीज़न, हाइड्रोजन गैस का मास और डेंसिटी वो ऑक्सीजन के मुकाबले में क्योंकि बहुत कम है, इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन वो ज़्यादा होगा। दूसरी रीज़न, the physical size of a hydrogen molecule is much smaller than that of oxygen. There can be a tiny leak that will pass hydrogen but will not allow oxygen to pass. Even if a small leak will allow oxygen molecule to pass through, the rate of leaking for hydrogen will be much higher. दूसरी रीज़न ये लिखी है क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज वो ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, तो इसलिए टाइनी लीक में से हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस वो तो गुजर जाए लेकिन ऑक्सीजन उसमें से ना गुजर सके। और इन केस उस स्मॉल लीक में से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गुजर भी जाए लेकिन फिर भी
हाइड्रोजन की निस्बत उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इन विच एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। क्वेश्चन है कि अगर एक रूम के मिडल में टेबल के ऊपर एक एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया जाए तो उस रूम के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक एयर कंडीशनर एक ऐसी डिवाइस है जो एक रूम को कूल करती है, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। कैसे? वो उस रूम के एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके उस रूम से बाहर एक्सपेल कर देती है। लेकिन अगर हम एयर कंडीशनर को उस रूम के मिडल में एक टेबल पर रखकर चला रहे होंगे तो इस एयर कंडीशनर ने उसी रूम से हीट को एब्जॉर्ब करना है और फिर उसी रूम में ही रिजेक्ट कर देना है। लिहाजा उस रूम के टेम्परेचर को अनचेंज रहना चाहिए, उसको सेम रहना चाहिए। लेकिन फिर भी एक एयर कंडीशनर के रनिंग के दौरान एयर कंडीशनर के कंप्रेसर की वर्किंग की वजह से कुछ हीट भी पैदा होती है जो उसी रूम में रिजेक्ट की जा रही है। इसलिए इस रूम का टेम्परेचर बजाय डिक्रीज होने के स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है। तो यही आंसर हम लिख रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ रूम विल नॉट डिक्रीज, इंस्टेड इट मे इंक्रीज स्लाइटली। In this case, the heat absorbed by the air conditioner is expelled in the same room. Therefore, temperature of the room should remain unchanged. However, the work done by the compressor of air conditioner appears in the form of heat which is expelled in the same room and will cause its temperature to increase slightly. Next, question number 6. Why does the pressure of the air in automobile tires increases if the automobile is driven for a while? क्वेश्चन है कि एक ऑटोमोबाइल के टायर्स यानी एक गाड़ी के टायर्स में एयर का प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है जब उस गाड़ी को कुछ ड्राइव किया जाए, कुछ दूर ले जाया जाए। जब गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा होता है, जब गाड़ी चल रही होती है तो उसके टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से टायर्स वो भी हीट अप हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है और उस टायर के अंदर एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा वायलेंटली उस टायर की इनर वॉल्स के साथ टकराएंगे। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है, इसलिए टायर के अंदर एयर का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। और यही आंसर हमने लिखा है। आंसर, व्हेन एन ऑटोमोबाइल इज ड्रिवन फॉर अ व्हाइल ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, heat is produced, due to which temperature of the tires and air inside the tires increases. As a result, kinetic energy of air molecules increases. Thus, collisions of molecules become more violent with the walls of tires and pressure of air inside increases because pressure is directly proportional to average kinetic energy of gas molecules. Next, question number 7. On removing the valve, the air escaping from a cycle tube cool. Why? क्वेश्चन है कि अगर एक साइकिल की ट्यूब का वाल्व रिमूव किया जाए तो उससे निकलने वाली एयर ठंडी क्यों होती है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम साइकिल की ट्यूब का वाल्व रिमूव करते हैं तो उसमें से एयर बड़ी तेजी से एस्केप होती है, बाहर निकलती है। ये सडन एक्सपेंशन है और जब एयर सडनली एक्सपेंड हो रही होगी तो ये वाली एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान कूलिंग पैदा होती है क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से बाकी जो एयर उस ट्यूब के अंदर रह गई है उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो फिर उसका टेम्परेचर भी कम होगा और वो हमें कूल यानी ठंडी ऑब्जर्व होगी। तो यही आंसर लिखा गया है। ऑन रिमूविंग द वाल्व, एयर एस्केप्स रैपिडली फ्रॉम साइकिल ट्यूब। द सडन एस्केप ऑफ एयर इज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन which causes cooling. As the molecules of air escape the tube, internal energy of the remaining air decreases, due to which temperature falls and tube cools down. Next, question number 8. Write the limitations of first law of thermodynamics. Question है कि first law of thermodynamics की limitations लिखें। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हीट एनर्जी, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के दरमियान एक रिलेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसका बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि हीट एनर्जी वर्क में और वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है।
अगरचे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बताता है कि हीट एनर्जी को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी चंद लिमिटेशंस हैं। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये हमें नहीं बताता कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। हम जानते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो उनको एक दूसरे के साथ अटैच किया जाए तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ खुद ब खुद फ्लो होती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हीट कोल्ड बॉडी से खुद ब खुद हॉट बॉडी की तरफ फ्लो हो। तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। Second limitation, it does not specify the feasibility or condition of a reaction. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बताता है कि हीट एनर्जी को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी, उसके मुतालिक कुछ नहीं बताता। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, heat and work are interconvertible, but it does not tell how this transformation will take place. Third limitation, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये हमें नहीं बताता कि कितनी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। हम प्रैक्टिकली ये जानते हैं कि सारी की सारी अवेलेबल हीट को वर्क में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वर्क सारे का सारा या मैकेनिकल एनर्जी सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सारी की सारी हीट उसे प्रैक्टिकली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। Although work can completely be converted into heat, but practically it is impossible to convert all heat energy into work. Fourth limitation फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो उनको एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट लाया जाए, जब उनको मिलाया जाए आपस में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। It does not predict the final temperature of the two bodies when they are in contact. Next, question number 9. Is it possible, according to second law of thermodynamics, to construct a heat engine that is free from thermal pollution? क्वेश्चन है कि क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ये मुमकिन है कि हम एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करें जो थर्मल पोल्यूशन के बगैर हो। थर्मल पोल्यूशन के बगैर होने का मतलब ये है कि वो कोई हीट हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपेल ना करे। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा गाड़ियों से स्मोक के साथ साथ उनके इंजन से काफी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी वो भी एटमॉस्फेयर में एक्सपेल होती है। बाज़ औक़ात आप एक ट्रक के पास से गुजरें तो आपको बहुत सारी हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में एक्सपेल होती हुई ऑब्जर्व होगी, जिसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन ये कि क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक कोई ऐसा हीट इंजन बनाया जा सकता है जो थर्मल पोल्यूशन के बगैर हो? तो इसका सिंपल आंसर नो है। हम कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो थर्मल पोल्यूशन के बगैर हो, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के मुताबिक इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट हीट इंजन which absorbs heat from a hot reservoir and converts it completely into work without rejecting any heat to the cold reservoir or sink. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कोई परफेक्ट हीट इंजन बना सकें, एक ऐसा इंजन जो हॉट रेजरवायर से हीट ले और उस सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। फिगर में आप एक इंजन की स्कीमेटिक डायग्राम को देख रहे होंगे। स्कीमेटिक डायग्राम के मुताबिक एक इंजन ऐसी डिवाइस है जो हॉट रेजरवायर या सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है। इसका कुछ हिस्सा वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बाकी हीट इसे कोल्ड रेजरवायर को ट्रांसमिट कर देता है। प्रैक्टिकल हीट इंजन्स के केस में कोल्ड रेजरवायर हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हीट एक्सपेल की जाती है। अब एक ऐसा इंजन जो थर्मल पोल्यूशन के बगैर हो, जिसमें कोई थर्मल पोल्यूशन ना हो, यानी वो कोई भी हीट हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपेल ना करे, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो यही आंसर हमने लिखा है। इफ अ हीट इंजन इज फ्री फ्रॉम थर्मल पोल्यूशन देन इट शुड नॉट एक्सपेल एनी हीट इनटू हीट सिंक और एटमॉस्फेयर, which would be a violation of second law of thermodynamics. Next, question number 10. Can specific heat of a gas be zero or infinity? Can specific heat be negative? क्वेश्चन है कि क्या स्पेसिफिक हीट जीरो, इन्फिनिटी या नेगेटिव हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और इन्फिनिटी भी, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती।
आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट से मुराद हीट की वो क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए चाहिए होती है। यानी मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा क्यू ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द बॉडी है और डेल्टा टी उसके टेम्परेचर में इंक्रीज है और m उसका मास है। अगर तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो तो C की वैल्यू भी 0 होगी। तो लिहाजा स्पेसिफिक हीट 0 उस वक्त होगी जब डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो और ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, क्योंकि एक एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ना तो हीट किसी बॉडी में या किसी सिस्टम में एंटर हो और ना ही उस सिस्टम से हीट बाहर निकले। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होगी और इस इक्वेशन में अगर हम डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दें तो C यानी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी 0 आती है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक C यानी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। अगर हम डेल्टा T की जगह 0 पुट कर दें तो C की वैल्यू इन्फिनिटी आ सकती है। ऐसा एक आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी डेल्टा T की वैल्यू वो 0 हो। तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T की वैल्यू 0 होगी, हम इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा T की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो C की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। यानी स्पेसिफिक हीट किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी हो सकती है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो तभी बढ़ सकता है अगर उसने हीट एब्जॉर्ब करनी है। यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा टी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। जब ये दोनों ही क्वांटिटीज डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा टी भी पॉजिटिव है, तो C की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दें और उसका टेम्परेचर बजाय बढ़ने के वो कम हो, क्योंकि डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा टी की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसलिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। Next, question number 11. Question is, an inventor claims to have developed a heat engine working between 27 degrees Celsius and 227 degrees Celsius, having an efficiency of 45%. Is the claim valid? Why? Question है कि एक इन्वेंटर या एक इंजीनियर वो ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि उसने एक ऐसा हीट इंजन बनाया है जिसकी एफिशिएंसी 45% है और वो 27 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ऑपरेट कर रहा है। तो क्या उसका क्लेम, उसका दावा ये ठीक है और क्यों? स्टूडेंट्स, इस केस में सोर्स या हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो 227 डिग्री सेल्सियस है और सिंक या कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि सोर्स के टेम्परेचर को हम T1 से इंडिकेट करते हैं 227 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर लें। इसी तरह सिंक या कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसे भी हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर लेते हैं। 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। और एफिशिएंसी जैसा कि इन्वेंटर ने क्लेम किया है वो 45% है, जबकि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का फार्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 है। T2 ये कोल्ड रिजर्वायर या सिंक का टेम्परेचर होता है और T1 ये हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है। दोनों वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास आता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 40%। यानी इन दो टेम्परेचर के दरमियान अगर तो वो इंजन वर्क कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी वो 40% है, जबकि इन्वेंटर जो क्लेम कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 45% है। लिहाजा इन्वेंटर का जो क्लेम है, ये दावा है कि ये 45% इसकी एफिशिएंसी है, वो इनवैलिड है, वो दुरुस्त नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।